नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोगों का ट्रस्ट आइज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो उन स्पीशीज़ पे हैं जिनका जिक्र लास्ट एक साल में हिंदू न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं किया गया था ना। अगर आप CSE 2024 के एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं तो आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनवायरनमेंट, स्पीशीज़ या बायोडाइवर्सिटी का जो एरिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस पूछे जाने की। ना बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फिनोमिनन कॉल्ड मुरमुरेशन इज एसोसिएटेड विद बर्ड्स, टाइगर, एलिफेंट्स या टर्टल। वेल, इसका सही जवाब है बर्ड्स। दोस्तों, बर्ड्स में एक स्पेसिफिक फैमिली है बर्ड्स की जिसको स्टारलिंग कहा जाता है। स्टारलिंग छोटे साइज से लेके मीडियम साइज तक के बर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रेडेटरी बर्ड्स जैसे ईगल हो गया या क्रो हो गया, ये लोग अक्सर हंट करने की इनको कोशिश करते हैं। इसीलिए ये अपने आप को बचाने के लिए ग्रुप्स में उड़ते हैं। जब ये ग्रुप्स में उड़ते हैं तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड फ्लाइट पैटर्न डेवलप करते हैं जिससे ये प्रेडेटरी बर्ड्स को कंफ्यूज कर सकें। ये अचानक से ट्विस्ट लेते हैं, टर्न्स लेते हैं और एक बहुत सुंदर अपने आप में पैटर्न नजर आता है आकाश में। नाउ, मुरमुरेशन के कंसेप्ट को स्टडी इसलिए किया जा रहा है ताकि इस कंसेप्ट को अप्लाई किया जा सके ड्रोन्स के अंदर। साइंटिस्ट इसके मैथमेटिकल मॉडल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि मुरमुरेशन में एक स्टारलिंग बर्ड के पीछे 7 स्टारलिंग बर्ड्स चलते हैं या उड़ते हैं। नाउ, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्नेक्स पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्नेक्स। नंबर 1 कोबरा, देन किंग कोबरा, गार्टर स्नेक, मांबा, डेथ एडर। आपको बताना है कि इनमें से कितने ऐसे स्नेक्स हैं जो इलैपिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2, 3, 4 या 5। इलैपिडे एक स्नेक्स की पर्टिकुलर फैमिली है जिसके पास टॉक्सिन, बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन होता है। नाउ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आप जानते हैं इस इंस्टीट्यूट को, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक एंटीबॉडी क्रिएट करी है जो इलैपिडे फैमिली के स्नेक्स के वेनम को काउंटर कर सकती है या एक एंटीडोट की तरह उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस इलैपिडे फैमिली के बारे में। देखिए दोस्तों, स्नेक्स की 25 से ज़्यादा फैमिलीज बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलैपिडे फैमिली, वाइपरिडे फैमिली, बॉयडे, पाइथोनिडे, इस तरह से अलग अलग 25 फैमिलीज हैं स्नेक्स की। इलैपिडे फैमिली हो या वाइपरिडे फैमिली हो, इन फैमिलीज को किस तरह से डिसाइड किया जाता है? बेसिकली कुछ स्नेक्स में एक यूनिफॉर्म पैटर्न नोटिस किया जाता है, इनमें कोई स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी नोटिस की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोबरा या किंग कोबरा के अगर आप अपर जॉ को नोटिस करेंगे, उनके जो फैंग्स होते हैं वो फैंग्स फिट रहते हैं अपनी जगह पे, वो हिलते नहीं हैं, वो परमानेंटली फिक्स्ड हैं वहाँ पे। तो जब भी इनको किसी प्रे पे अटैक करना होता है, ये स्नेक्स सिंपली उसको बाइट कर लेते हैं। इनके दांत और ह्यूमंस के दांत काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि हमारे दांतों में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ कि जब हमें खाना खाना होगा तो हमारे दांत अलग से किसी सॉकेट से बाहर निकल के आएंगे। वहीं वाइपरिडे फैमिली के जो स्नेक्स हैं उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्यों बांधा गया है? क्योंकि जितने भी वाइपर्स होते हैं, जैसे रसल वाइपर हो गया या गबून वाइपर हो गया, ये सारे ऐसे वाइपर्स हैं जिनके दांत अपनी जगह से एक सॉकेट से बाहर निकल के आते हैं। इनके जो फैंग्स होते हैं वो अपने एक सॉकेट से बाहर निकल के आते हैं। जैसे आपने कैट्स को देखा होगा, कैट्स के जो पॉ होते हैं, जो उनका हथेली का जो रीजन होता है, वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जब वो चलती हैं उस समय पे उनके क्लॉज बाहर नहीं निकल के आते। जब उन्हें अटैक करना होता है उसी वक्त वो अपने एक सॉकेट से अपने क्लॉ को बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो अटैक करते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट वाइपरिडे फैमिली में देखा जाता है। इनके फैंग्स, पहले मैं आपको बता दूं कि सारे सर्पेंट्स में, सारे स्नेक्स में वाइपर्स के जो फैंग्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इनके फैंग्स एक सॉकेट में फिट रहते हैं। जैसे ही इन्हें किसी पर्टिकुलर प्रे पे अटैक करना होता है, ये अपने सॉकेट से फैंग्स बाहर निकालते हैं और उस पे अटैक करते हैं। वहीं एक बॉयडे फैमिली है, बॉयडे फैमिली या पाइथोनिडे फैमिली, ये ऐसी फैमिलीज हैं जो लिजर्ड से बहुत क्लोज हैं। जब लिजर्ड्स स्नेक्स में कन्वर्ट हो रही थी, उस दौरान
जो सबसे पहले स्नेक्स डेवलप हुए वो ये बॉयडे फैमिली के स्नेक्स थे या फिर पाइथोनिडे फैमिली के स्नेक्स थे। बॉयडे फैमिली के स्नेक का जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है ग्रीन एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो नॉन वेनेमस है। वेनेमस स्नेक्स में जो सबसे बड़ा सांप है वो ऑब्वियसली किंग कोबरा है। नाउ बॉयडे फैमिली या पाइथोनिडे फैमिली के पास वेनम ग्लैंड्स नहीं होते, तो इसी प्रकार अलग अलग फैमिली स्नेक्स की बनाई गई हैं। इलैपिडे फैमिली में ये सारे के सारे स्नेक्स कवर हो जाते हैं, कोबरा, किंग कोबरा, गार्टर स्नेक, माम्बा एंड डेथ हेडर। नाउ एक और चीज़, इलैपिडे फैमिली के स्नेक्स का जो टॉक्सिन होता है उस टॉक्सिन में प्रीडोमिनेंटली न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। दोस्तों टॉक्सिन्स की अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे साइटोटॉक्सिन होता है, हेमोटॉक्सिन होता है या न्यूरोटॉक्सिन होता है। हेमोटॉक्सिन अक्सर आपके ब्लड के थपके बना देता है, ब्लड फ्लो क्योंकि रुक जाएगा आपके शरीर में तो आपकी जान चली जाएगी। वहीं न्यूरोटॉक्सिन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड अपने आप में टॉक्सिन होता है। इसका एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिसे 3 फिंगर टॉक्सिन कहते हैं। याद रखिएगा 3 फिंगर टॉक्सिन एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये अलग से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। और इसी 3 फिंगर टॉक्सिन का एंटीबॉडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डेवलप की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पिन्ना नोबालिस रिसेंटली इन न्यूज रेफर्स टू अ क्लैम, अ टर्टल, अ स्नेक और अ फिश। ये जो वर्ड पिन्ना नोबालिस है जो अभी आपने न्यूज में देखा होगा, ये क्या है, ये कौन सा जीव है? ये क्लैम है, ये फिश है, ये टर्टल है या फिर ये स्नेक है? देखिए पिन्ना नोबालिस का मतलब होता है नोबल पेन शेल। अब जहां पर भी ये शेल वर्ड आ जाता है वहीं से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये क्लैम है। दोस्तों आपने ऑयस्टर्स का नाम सुना होगा जहाँ से मोती निकलते हैं, कुछ ऑयस्टर्स को खाया भी जाता है। इसी तरह क्लैम्स भी, जिनको आम भाषा में, जनरल भाषा में सीपियाँ कह दिया जाता है, ये खाने वाले जानवर होते हैं। अक्सर यूरोप के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑयस्टर्स और क्लैम्स को खाया जाता है। अब ये ऑयस्टर्स या क्लैम्स या फिर स्नेल्स, आपने सी स्नेल्स देखा होगा जो कि एक शेल में रहती है। इसके अलावा ऑक्टोपस, ये ऐसे जानवर हैं जिनको हम लोग मॉल्युस्क फाइलम में रखते हैं। जो मॉल्युस्क फाइलम है इसमें जीवों के पास, जो जानवर इसमें रखे गए हैं मॉल्युस्क फाइलम में, उनके पास वर्टिब्रे नहीं होती, उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ऑक्टोपस और फिश को कभी भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये रहते पानी में ही है, ये रहते ओशंस में ही है, मगर इन दोनों में काफी बड़ा फर्क है। ऑक्टोपस मॉल्युस्क है, इसके पास किसी भी तरीके की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। फिश के पास ऑन दी अदर हैंड रीढ़ की हड्डी होती है, इसीलिए फिश को, मैमल्स को, हम सब को कॉर्डेटा फाइलम के अंदर रखा जाता है। नाउ पिन्ना नोबालिस एक बहुत बड़े साइज का क्लैम होता है। मेडिटेरेनियन सी में अक्सर पिन्ना नोबालिस पाए जाते थे, मगर 2016 में एक बीमारी की वजह से ये पिन्ना नोबालिस साफ हो गए, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे। अभी रिसेंटली पिन्ना नोबालिस को एड्रियाटिक सी में देखा गया, कॉलोनी मिली है पिन्ना नोबालिस की जो एड्रियाटिक सी के अंदर पनप रही है। ना ये बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि पिन्ना नोबालिस ये दिखा रहा है, जो रिवाइवल है पिन्ना नोबालिस का, ये दिखा रहा है कि उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी वापस उभर रही है। एड्रियाटिक सी भी दोस्तों क्वेश्चन में आ सकता है। एड्रियाटिक सी इटली और क्रोएशिया के बीच का जो सी है उसे एड्रियाटिक सी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द सैंडलवुड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है सैंडलवुड इज ए हेमी पैरासाइट दैट इज पार्शियल पैरासाइट। स्टेटमेंट नंबर 2 इज सैंडलवुड इज फाउंड ओनली इन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ऑप्शंस आपके सामने, आपको सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2। पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर रिवील करेंगे। देखिए सैंडलवुड एक्चुअली में एक हेमी पैरासाइट प्लांट या ट्री है। इसे हेमी पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंडलवुड की ग्रोथ के लिए आपको उसके आसपास 4 से 5 दूसरी स्पीशीज के ट्री लगाने पड़ते हैं। सैंडलवुड की रूट्स स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब वो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, वो आम रूट्स की तरह नहीं होती हैं। इसकी रूट्स को हॉस्टोरियम कहा जाता है। हॉस्टोरियम दूसरे प्लांट्स के टिश्यूज में, दूसरे ट्रीज के टिश्यूज में घुसकर वहां से न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। इसीलिए सैंडलवुड को हेमी पैरासाइट भी बोला गया है, क्योंकि ये अपना खुद का भी फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे अपना फूड बनाता है, मगर उसके अलावा
ये दूसरे ट्रीज से भी धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट को सक करता रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है दोस्तों। सैंडलवुड डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज आते हैं जिनके ब्रॉड लीफ होते हैं, मतलब बड़े चौड़े चौड़े उनके लीव्स होते हैं, और जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है ये अपने पत्तों को शेड कर देते हैं। तो सैंडलवुड भी अपने पत्तों को शेड करता है पतझड़ के दौरान। तो सैंडलवुड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का नहीं बल्कि डेसिडियस फॉरेस्ट का हिस्सा है, उसका ट्री है ना। दोस्तों सैंडलवुड की 2 स्पेसिफिक स्पीशीज हैं। एक स्पीशीज है जो सदर्न इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इस स्पीशीज को बोलते हैं सेंटेलम एल्बम। आई रिपीट अगेन, इस स्पीशीज को बोलते हैं सेंटेलम एल्बम। इसके अलावा एक दूसरी स्पीशीज है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, उसे कहा जाता है सेंटेलम स्पिकैटम। सेंटेलम स्पिकैटम ये ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज है सैंडल की। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर, पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन है। इंडिया में जो टॉप प्रोड्यूसर है सैंडलवुड का वो ऑब्वियसली कर्नाटका है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड फाइनली आंध्र प्रदेश। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जो सैंडलवुड प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रोडक्शन होती है वो ऑब्वियसली सेंटेलम एल्बम की होती है। नाउ सेंटेलम एल्बम मेडिसिनल पर्सपेक्टिव से बहुत अहमियत रखता है। इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं या इससे जो सेंट मेकिंग, आप जानते हैं कि सैंडलवुड से कई अलग अलग तरीके के आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, गुची, पराडा, इन सब का जो बेस प्रोडक्ट होता है वो सैंडलवुड होता है। तो सैंडलवुड अपने आप में एक बहुत ही अहम कमोडिटी है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से। पर इशू ये है कि इसकी सप्लाई इराटिक होती है। सेंटेलम एल्बम इतनी आराम से हर जगह नहीं पाया जाता, इसीलिए बहुत इराटिक सप्लाई रहती है सैंडलवुड की। मगर दोस्तों मेडिसिनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। सेंटेलम स्पिकैटम जो ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज है सैंडलवुड की, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा खास नहीं मानी गई हैं। मगर एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ का ले जाता है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ की सप्लाई, इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही रेगुलर है। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑस्ट्रेलिया टॉप एक्सपोर्टर है सैंडलवुड का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ टर्टल्स एंड सिलेक्ट द लार्जेस्ट इन साइज अमंग द फॉलोइंग। आपको ये कुछ सी टर्टल्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा टर्टल साइज में कौन सा होता है। द फर्स्ट वन इज ऑलिव रिडले, लेदरबैक, लॉगर हेड टर्टल एंड देन हॉक्सबिल टर्टल। आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो अगर तो आप वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए क्वेश्चन मजाक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, 7, ध्यान से सुनिएगा, 7 सी टर्टल्स की स्पीशीज इस धरती पे एग्जिस्ट करती हैं। ये 7 टर्टल्स के नाम हैं जो सी टर्टल्स जिनको बोला जाता है। फ्रेश वाटर टर्टल्स भी होते हैं मगर सी टर्टल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। द फर्स्ट वन इज ऑलिव रिडले, सेकेंड इज लेदरबैक, थर्ड इज लॉगर हेड, fourth is green turtle, fifth one is hawksbill, then sixth is Kemp's ridley and seventh one is Australian flatback। ये 7 ही सी टर्टल्स की स्पीशीज हैं। अब इन 7 में से 2 स्पीशीज ऐसी हैं सी टर्टल्स की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास नहीं मिलती। इनमें है कैम्प्स रिडले एंड दूसरा है ऑस्ट्रेलियन फ्लैटबैक। अब क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये 2 स्पीशीज नहीं पाई जाती तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की कोस्टलाइन पे भी ये स्पीशीज आपको नहीं मिलेंगी। अब बचती हैं 5 स्पीशीज सी टर्टल्स की। अब इस 5 में से जो लॉगर हेड है, लॉगर हेड सी टर्टल इंडिया की कोस्टलाइन पे अपना नेस्ट नहीं बनाता। ये नेस्ट बनाता है श्रीलंकन कोस्ट पे। तो अगर आपको इनकी नेस्टिंग साइट्स देखनी है तो आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा। इसके बाद 7 में से 3 स्पीशीज हम हटा चुके हैं, तो बची कितनी? 4 स्पीशीज। अब ये 4 स्पीशीज इंडियन कोस्ट लाइन पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। एक एक करके समझते हैं इन सारी स्पीशीज को। पहला है ऑलिव रिडले। तो ऑलिव रिडले के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक अकेला ऐसा सी टर्टल है जो अक्रॉस द इंडियन कोस्ट लाइन आपको इसकी नेस्टिंग साइट्स मिल जाएंगी। ऑलिव रिडले की सबसे फेमस, जो सबसे ज़्यादा नोन मास नेस्टिंग साइट है इंडिया में, वो है गहिरमाथा। गहिरमाथा एक बीच है जो उड़ीसा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
इसी जगह पे भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। भीतरकनिका नेशनल पार्क और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों इसी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। दिस इज द केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। गहिरमाता मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल्स की। नाउ ये जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको 1975 में सी टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए ही बनाया गया था। एक बात याद रखिएगा, जितने भी रिडले नाम के टर्टल्स होते हैं, अभी तक मैंने आपको 2 रिडले नाम के टर्टल्स बताए, एक था ऑलिव रिडले और दूसरा है कैम्प्स रिडले। ये दोनों ही जो रिडले नाम के टर्टल्स होते हैं, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं सारी 7 स्पीशीज को एक साथ कंसीडर करूं तो उनमें ऑलिव रिडले सबसे छोटे सी टर्टल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेदरबैक की। लेदरबैक दोस्तों सबसे बड़े साइज के सी टर्टल्स होते हैं। अब क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इसीलिए ये ओशियन में डीप डाइव कर सकते हैं, बहुत ही गहराई तक उतर जाते हैं और वहाँ पे ये स्विम करते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, इसलिए ये लोग लंबा स्विम भी कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप ऑलिव रिडले की बात कर लीजिए या फिर आप कैम्प्स रिडले की बात कर लीजिए, ये दोनों शैलो वाटर के आसपास स्विम करते हुए आपको मिलेंगे। इसीलिए लेदरबैक को नोटिस करना या उसे स्पॉट करना भी बहुत मुश्किल है। नाउ लेदरबैक मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे बड़े साइज के होते हैं, इसीलिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है लेदरबैक। लेदरबैक की मास नेस्टिंग साइट अगर आपको इंडिया में देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा गलैथिया नेशनल पार्क। नाउ गलैथिया नेशनल पार्क इंडिया में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसके ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है, लोकेटेड है। नेक्स्ट है ग्रीन टर्टल्स। नाउ ग्रीन टर्टल्स की मास नेस्टिंग साइट भी आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही देखने को मिलती है। इसमें है गुजरात, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। इसके अलावा आपको ग्रीन टर्टल्स की मास नेस्टिंग साइट ईस्टर्न कोस्ट पे तो नहीं देखने को मिलती। ग्रीन टर्टल के बाद नाम आता है हॉक्सबिल टर्टल का। हॉक्सबिल टर्टल की मास नेस्टिंग साइट 2 जगह मिलती हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। सो हॉक्सबिल मेन लैंड इंडिया की कोस्ट लाइन पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फेरी में बैठ के जाना पड़ेगा, या तो आप लक्षद्वीप जाइए या फिर आप अंडमान एंड निकोबार में जाके इनको ढूंढिए, वहीं हॉक्सबिल टर्टल की मास नेस्टिंग साइट देखने को मिलती है। दोस्तों इंडिया में सी टर्टल्स की कंजर्वेशन की कहानी बहुत पुरानी है। 1999 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसको बोला जाता है सी टर्टल प्रोजेक्ट। इस सी टर्टल प्रोजेक्ट में 3 ऑर्गेनाइजेशन मेनली शामिल थी। पहला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो देहरादून में पड़ता है, दूसरा है यूएनडीपी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो सी टर्टल प्रोजेक्ट को रन करती हैं। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का प्लान है जिसे कहा जाता है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी बिल्कुल करंट में स्टार्ट किया गया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2021 से लेके 2026 तक है। तो क्योंकि अभी ये चल रहा है, ये रनिंग में है, इसीलिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। NMTAP दैट इज नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, NMTAP एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इसकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। मैं आपको NMTAP के कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस करूंगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। द फर्स्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू NMTAP इज NMTAP seeks to promote awareness and education about sea turtle. Second statement is NMTAP seeks to promote cooperation at international level for conservation of marine ecosystem. Third statement है NMTAP has an objective to promote the livelihood of coastal communities by promoting sustainable ecosystem. फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वेल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल। आई होप ये 6th-7th क्लास के बच्चे को भी पता होगा
कि ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है द ब्लू व्हेल डजंट हैव टीथ, ब्लू व्हेल के पास दांत नहीं होते। थर्ड इज डॉल्फिन्स आर ऑल्सो व्हेल्स, डॉल्फिन्स भी व्हेल होती हैं एक प्रकार की। फोर्थ वन इज ब्लू व्हेल मेक अ स्पेशल साउंड टू कम्युनिकेट विच इज कॉल्ड व्हेल सॉन्ग बाय यूजिंग देयर लैरिंग्स, लैरिंग्स साउंड बॉक्स को कहा जाता है। ह्यूमंस में भी लैरिंग्स होते हैं जिसके यूज़ करके हम लोग साउंड निकाल सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं। तो क्या इसी तरीके का फिनोमिनन ब्लू व्हेल के बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है? क्या उसके पास भी लैरिंग्स होता है? तो इसका आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 2, 3, 4 या ऑल। नाउ आंसर देने से पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, सही है। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल। इनफैक्ट पूरे धरती पे इससे बड़ा कोई मैमल नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं कि ब्लू व्हेल के पास क्या लैरिंग्स होते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट्स ने ये पता लगाया कि ब्लू व्हेल एक टाइप ऑफ बलीन व्हेल है। आई रिपीट अगेन, एक टाइप ऑफ बलीन व्हेल है। बलीन क्या है ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, बट ब्लू व्हेल के पास में लैरिंग्स होते हैं। इस लैरिंग्स का यूज़ करके, साउंड बॉक्स का यूज़ करके एक साउंड निकालती है जिसे व्हेल सॉन्ग कहा जाता है, जो कई किलोमीटर तक जिसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ब्लू व्हेल के पास लैरिंग्स हैं, जैसे ह्यूमंस के पास लैरिंग्स हैं, ऐसे ब्लू व्हेल के पास भी लैरिंग्स हैं। अब व्हेल की फर्दर 2 डिवीजन हो जाती हैं, एक होता है टूथड व्हेल और दूसरी है बलीन व्हेल। टूथड व्हेल इवोल्यूशन में पुरानी टाइप की व्हेल्स हैं, मतलब ये थोड़ी सी पहले इवॉल्व हो गई थी। टूथ व्हेल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डॉल्फिन हो गई। आपने देखा होगा कि डॉल्फिन के छोटे छोटे दांत होते हैं। ऐसे ही एक और व्हेल होती है, इसे किलर व्हेल कहा जाता है, जो अक्सर ग्रुप के अंदर आपने कई मीम्स देखे होंगे, कई वीडियोस देखे होंगे, ग्रुप में ये अटैक करती हैं। ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है, इनको किलर व्हेल बोला जाता है। इनके पास भी छोटे छोटे दांत होते हैं। इसके अलावा आती हैं स्पर्म व्हेल कहते हैं उनको। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो टूथड व्हेल का एग्जाम्पल बनती हैं। ये जो लेटेस्ट ज़माने की व्हेल्स हैं जो टूथड व्हेल नहीं है और इवोल्यूशन में ये ज़्यादा बेटर इवॉल्व्ड हैं, इनको कहा जाता है बलीन व्हेल। नाउ बलीन वर्ड क्या है? देखिए टूथड व्हेल के पास वो दांत थे, मगर इन बलीन व्हेल के पास दांत की जगह इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और एक कॉम सा बनाती हैं। इनके मुंह में दांत की जगह पे आपको एक कॉम जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो फ्लेक्सिबल हेयर जैसे उसमें होते हैं। अब ये करती क्या है, व्हेल के पास ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो इनके दांतों की जगह प्रेजेंट होता है, इसी को बलीन कहा जाता है। यही बलीन है। तो इसीलिए इन सारी व्हेल्स का एक कॉमन नाम है, इनको बलीन व्हेल बोलते हैं। इस धरती की जो सबसे बड़ी व्हेल्स हैं उसमें आते हैं, आपका ब्लू व्हेल का एग्जाम्पल आ जाता है, हम्प बैक व्हेल आ जाती हैं, उसमें पिग्मी व्हेल आ जाती हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल ठीक है। ब्लू व्हेल के पास दांत नहीं होते, उसकी जगह उनके पास बलीन होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसको बलीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच वन इज द फास्टेस्ट? स्ट्रिप्ड मार्लिन, व्हाइट शार्क, किलर व्हेल या डॉल्फिन? द करेक्ट आंसर इज स्ट्रिप्ड मार्लिन। दोस्तों स्ट्रिप्ड मार्लिन और सॉर्ड फिश देखने में एक जैसी लगती हैं, इसलिए लोग अक्सर इन दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सबसे तेज ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रिप्ड मार्लिन का नाम आता है। जब ये हंट करती हैं, पहली बात ये हंट करती हैं एक ग्रुप के अंदर, और इनकी जो मेन डाइट होती है वो सार्डिन फिश होती हैं। सार्डिन फिश भी बड़े बड़े ग्रुप्स में मूव करती हैं ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सकें। तो स्ट्रिप्ड मार्लिन जिस टाइम अटैक करती हैं उस दौरान इनकी टॉप स्पीड 60 से 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। अब साइंटिस्ट ने इनके इस पैटर्न को रीड किया कि ऐसे कैसे हो जाता है कि स्ट्रिप्ड मार्लिन अपने ही ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर को हर्ट नहीं करती हंट करने के दौरान। तो पता ये लगा कि ये कंटिन्यूसली अपना कलर बदलती हैं जब ये हंट करने की कोशिश करती हैं, और ये कलर बदलना एक तरह से सिग्नल सिस्टम होता है जिससे दूसरे मेंबर को पता लगता है कि कब उन्हें ब्रेक मारनी है और कब उन्हें अटैक करना है। स्ट्रिप्ड मार्लिन एपीपेलाजिक ऑर्गेनिज्म है। कहने का मतलब ये है कि ये सी सरफेस के पास रहते हैं जहां पे काफ़ी सनलाइट अवेलेबल होती है, तो इसीलिए इनकी आईज भी बहुत डेवलप्ड होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हंगुल इज अ गोट, डियर, शीप और काव? हंगुल क्या है? गोट है, डियर है, शीप है या काव है? वेल यू ऑल नो द आंसर। हंगुल इज अ कश्मीरीज और द कश्मीर्स इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ डियर।
ये कश्मीर का इंडिजिनस स्पीशीज़ है डियर का। 1947 के बाद हंगुल की जो टोटल नंबर थे, उसकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से गिरती जा रही थी। इसीलिए 1981 में हंगुल को रिवाइव करने के लिए, इसकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए दाची गाम नेशनल पार्क कश्मीर में बनाया गया। आज हंगुल की जो टोटल नंबर है दाची गाम में वो 300 से ज़्यादा है। इसका रिवाइवल हो रहा है, इसकी पॉपुलेशन रिवाइव कर रही है, बट आज भी हंगुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में। दिस मे बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। द बेस्ट एग्जाम्पल टू विटनेस द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ लिजर्ड बिकमिंग स्नेक इज A. Nile monitor lizard, B. Komodo dragon, C. Iguana lizard or the D. Australian skink lizard। आपको बताना है कि अगर हमें स्नेक के एवोल्यूशन को समझना हो कि किस तरह से वो लिजर्ड से स्नेक्स बने थे, तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसको स्टडी करने के लिए, उस कंसेप्ट को, उस प्रोसेस को, वो कौन सा इनमें से जीव है? नाइल मॉनिटर लिजर्ड, कोमोडो ड्रैगन, इगुआना लिजर्ड या ऑस्ट्रेलियन स्किंक लिजर्ड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलियन स्किंक लिजर्ड। देखिए, स्किंक्स बेसिकली लिजर्ड की एक फैमिली है। हम बचपन में इनको सांप की मौसी भी कहा करते थे। अगर आपको लिजर्ड से स्नेक्स कैसे इवॉल्व हुए ये देखना है, समझना है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन स्किंक का है। इनकी हर एक नेक्स्ट जनरेशन में लिम्स छोटे होते जा रहे हैं। एक जनरेशन स्किंक की ऐसी आएगी कि ये स्नेक्स की तरह क्रॉल करने लगेंगे। स्किंक्स पॉइजनस नहीं होते। वेनम ग्लैंड्स बहुत ही लेटेस्ट फीचर है स्नेक्स का, जो कि आपको ये किंग कोबरा, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि वाइपर्स होते हैं, किंग कोबरा होते हैं या सिंपल कोबरा होते हैं, इन सब में वेनमस ग्लैंड्स होते हैं। मगर जो इनिशियल जो स्नेक्स थे, जिसके अंदर आपके ग्रीन एनाकोंडा आ जाते हैं, पाइथन्स आ जाते हैं, उनके पास वेनम ग्लैंड्स नहीं हुआ करते थे। तो वेनम ग्लैंड्स स्नेक्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एक तरीके से समझ लीजिए एक लेटेस्ट इवोल्यूशनरी फिनोमिना है जो डेवलप हुआ है स्नेक्स में। तो स्किंक क्योंकि अभी भी पूरी तरह से स्नेक्स में कन्वर्ट नहीं हुई है, इसीलिए आज भी इनके पास में वेनेमस ग्लैंड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली एप ऑफ इंडिया इज होलॉक गिबन, चिंपैंजी, लायन टेल्ड मकैक या नीलगिरी लंगूर। आंसर है होलॉक गिबन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंकी और एप के बीच में फर्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, मंकी की आप सब जानते हैं टेल होती है और एप की टेल नहीं होती है। ये दोनों प्राइमेट्स ही, मगर एक की टेल है, मंकीज की टेल होती है और एप की टेल नहीं होती। इवोल्यूशन में एप्स मंकीज से एडवांस्ड हैं, मतलब ये ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है। गिबन लेसर एप की कैटेगरी में आता है। ग्रेट एप्स में चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, बोनोबो या ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस एंड बोनोबो डीएनए प्रोफाइलिंग के बेसिस पे सबसे क्लोज हैं एक दूसरे के। इन दोनों का लगभग 99% डीएनए मैच करता है। सारे एप्स में गिबन सबसे फास्ट हैं और ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में मिलता है। गिबन की टोटल 20 स्पीशीज हैं। इंडिया में जो स्पीशीज पाई जाती है उसको हुलॉक गिबन कहते हैं। हुलॉक गिबन इंडिया में पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है। असम में एक स्पेसिफिक सेंचुरी है जो हुलॉक गिबन के लिए बनाई गई थी। इसे बोलते हैं हुलोंगा पार गिबन सेंचुरी। अब बात करते हैं हुलॉक गिबन न्यूज में क्यों था। मैंने आपको बताया कि गिबन की 20 स्पीशीज हैं और इन सभी स्पीशीज पर कोई ना कोई तरीके का, किसी ना किसी तरीके का थ्रेट है। इसको लेके एक ग्लोबल नेटवर्क 2020 में बनाया गया, जिसे कहा जाता है ग्लोबल गिबन नेटवर्क। चाइना में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जुलाई 2023 में। ग्लोबल गिबन नेटवर्क एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें प्राइमरली 3 ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। पहला है IUCN, जिसका हेड ऑफिस ग्लैंड जिनेवा में है। दूसरा है हेनान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पार्क। आई रिपीट अगेन, हेनान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पार्क, जो ऑब्वियसली चाइना में है।
थर्ड है इको फाउंडेशन ग्लोबल, ये एक तरीके का एनजीओ है, ये भी चाइना बेस्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर कोई ना कोई न्यूज़ आई थी। नाउ द क्वेश्चन इज लुडविगिया पेरुवियाना, एक टर्म है विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, रेफर्स टू नंबर 1 an aquatic weed native to some countries in Central and South America including Peru. B. A species of algae growing at an alarming rate in Mediterranean Sea threatening the aquatic life. C. A type of seagrass claimed as a next superfood like moringa. या फिर D. A species of small camel found in Peru. वेल द करेक्ट आंसर, मैं सीधा आंसर बता देता हूं पहले। द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज एन एक्वेटिक वीड नेटिव टू सम कंट्रीज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग पेरू। ये लुडविगिया पेरुवियाना, इसकी वजह से केरला में ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। होता ये है कि ये जो भी वेटलैंड एरियाज होते हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ होते हैं, उसके आसपास ये वीड बहुत तेज़ी से उग जाती है। तो पहले जो अदरवाइज फ्रेश ग्रास एलिफेंट्स को अवेलेबल हुआ करती थी जंगली एरियाज़ में, वहाँ पे एलिफेंट्स जाते थे और उस ग्रास को खाते थे। मगर अब इस पर्टिकुलर वीड की वजह से वहाँ ग्रास नहीं उग रही और सिर्फ ये ही वीड उगती जा रही है। इसी के कारण अब एलिफेंट्स को केरला के जो गांव हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ जाना पड़ता है खाना ढूंढने के लिए। और यही कारण है कि ह्यूमन और एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ये न्यूज़ मल्टीपल टाइम्स हिंदू न्यूज़पेपर में आई है, तो आई एम श्योर कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कैट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद आइस एज सेबर टूथ। आइस एज में एक टाइगर हुआ करता था जिसको सेबर टूथ कहते हैं। अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो उसमें कैरेक्टर था डियागो के नाम से। उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, लंबे लंबे कैनाइन टीथ होते हैं उसके। तो आपको बताना है कि दिए गई कैट्स की स्पीशीज में से कौन सा सबसे क्लोजली लिंक्ड है सेबर टूथ के साथ। ऑप्शन है टाइगर, प्यूमा, स्नो लेपर्ड या क्लाउडेड लेपर्ड। देखिए इसका सही आंसर है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 36 इंच 24 to 36 इंच तक का होता है। क्लाउडेड लेपर्ड का नाम इसके स्किन के पैटर्न के कारण पड़ा है और ये आर्बोरियल है। कहने का मतलब ये है कि अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताता है। और नॉक्चुरल है, मतलब रात के समय ये नीचे उतर के आता है अपना खाना ढूंढने के लिए। क्लाउडेड लेपर्ड का कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कोट किया जाता है। साइट्स कन्वेंशन के अंडर ये अपेंडिक्स 1 का पार्ट है। अपेंडिक्स 1 में जो जो जीव जंतु आते हैं वो सारे उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि कोई भी उनका इलीगल ट्रेड ना करे। क्लाउडेड लेपर्ड को आइस एज का सेबर टूथ भी माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि इनके स्कल के मुकाबले इनके कैनाइन टीथ बहुत लंबे होते हैं। ये दोनों में देखा जाता था, सेबर टूथ की भी यही स्टोरी थी और यही सेम पैटर्न क्लाउडेड लेपर्ड के अंदर भी देखा जाता है। इंडिया में जो दंपा टाइगर रिजर्व है, दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, वहां पे क्लाउडेड लेपर्ड की हाईएस्ट डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज विच आर एंडेमिक टू इंडिया आर फाउंड इन ए वेस्टर्न घाट, बी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, सी नॉर्दर्न हिमालय और डी अंडमान एंड निकोबार। आपको बताना है कि दिए गए रीजन्स में से हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज जो इंडिया की एंडेमिक हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। देखिए अभी रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। उस रिपोर्ट का नाम था 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। एंडेमिक का मतलब जो इंडिया में ही मिल रही हैं और कहीं नहीं पाई जाती। उसके मुताबिक इंडिया में लगभग 1353 मतलब 1353 बर्ड्स की स्पीशीज मिलती हैं, जिसमें से अराउंड 78 स्पीशीज इंडिया में ही पाई जाती हैं। अब लास्ट कई सालों से 3 स्पीशीज जो इंडिया की एंडेमिक बर्ड स्पीशीज थी वो देखी नहीं गई, तो बची कितनी 75 स्पीशीज। इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम रखा गया था 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। अब इसमें भी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज जो एंडेमिक हैं इंडिया के वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में।
वेस्टर्न घाट्स में लगभग इंडिया के 28 एंडेमिक बर्ड्स की स्पीशीज मिलती हैं। ये होना भी है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वेस्टर्न घाट्स वर्ल्ड लेवल पे एक हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड है। हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, मगर वो थ्रेटन्ड हैं। याद रखिएगा, वो थ्रेटन्ड भी हैं, तभी किसी पर्टिकुलर रीजन को हॉटस्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ बैट इन इंडिया। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो कि एक बैट है, वो सबसे छोटा चमगादड़ है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। सेकेंड इज, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज अ वर्मिन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। देखिए, वर्मिन का लिटरल मतलब होता है दरिंदा, मगर जब वाइल्ड लाइफ की बात आती है, वाइल्ड लाइफ के कंटेक्स्ट की बात आती है, तो वर्मिन का मतलब होता है जो खेत खलियानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे नीलगाय हो गई या जंगली सूअर हो गया, आपने देखा होगा कि ये आपके खेतों में घुस जाते हैं और खेत में जो क्रॉप्स होती हैं उसको डैमेज करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए इज ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉर 2। तो इसका आंसर ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो इंडिया में पाए जाने वाली बैट की स्पीशीज हैं, उसमें सबसे बड़े बैट होते हैं। इनसे बड़ा कोई बैट नहीं होता जो इंडियन एरिया में या इंडियन रीजन में मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये वर्मिन होते हैं क्या, इज इट अ वर्मिन इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये पहले सही बात है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वर्मिन माना जाता था। एक ज़माना था जब इसको वर्मिन माना जाता था, क्योंकि ये फ्रूट्स ईटिंग बेसिकली बैट्स होते हैं, और जहाँ पे भी ऑर्चिड्स होते हैं, जहाँ पर फ्रूट्स लदे हुए जो बाग बगीचे होते हैं, उनको ही नुकसान पहुँचाया करते थे। एक टाइम था ये वर्मिन थे, इसीलिए इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 5 में रखा गया था। शेड्यूल 5 में सारे वर्मिन्स एनलिस्टेड हैं, बट करंटली इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में रखा गया है। इट मीन्स इट कैन नॉट बी किल्ड और पोच्ड। आप इन्हें किल नहीं कर सकते, आप इनको हंट नहीं कर सकते। सो दैट वाज ऑल। ये सारी स्पीशीज लास्ट 1 साल में हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस की गई थी। ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की एक लिस्ट थी, उसके ऊपर MCQs बनाए गए। MCQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसे ध्यान से सुनना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बेसिकली ये सारी बातें, जितना भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, ये एनवायरनमेंट की टेक्स्ट बुक्स में भी अवेलेबल है। बट होता ये है कि हम लोग सिविल सर्विसेज की तकलीफ आप जानते हैं कि इतना बड़ा कोर्स होता है कि हर एक एरिया में मास्टरी कर पाना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो सही तरीका है, जो सही स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि आप करंट अफेयर से एक लीड लीजिए और उसके बाद उस एरिया का कन्वेंशनल पोर्शन जो है वो आपको ठीक से समझ आना चाहिए। सो फाइनली दैट वाज ऑल। माय नेम इज़ अमन कुमार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज फर्दर। थैंक यू वेरी मच।